सेवाओं को लेकर रिलायंस जियो और भारतीय एयरटेल ने एलन मस्क की स्पेस एक्स के साथ हाथ मिला लिया है, जिसे भारत में स्टारलिंक इंटरनेट सेवा की एंट्री होने जा रही है। लेकिन डील जितनी बड़ी दिख रही है, उससे भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या स्टारलिंक सिर्फ एक सैटेलाइट इंटरनेट सेवा है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा एजेंडा है? आपको याद होगा, अभी थोड़े दिन पहले खबर आई थी, स्टारलिंक ने, खासकर एलन मस्क ने यूक्रेन को ब्लैकमेल किया था और कहा था कि अगर एक बटन दबा दिया तो यूक्रेन की फ्रंट लाइन तबाह हो जाएगी। तो क्या ऐसे में एलन मस्क पर भरोसा किया जा सकता है? स्टारलिंक पर भरोसा किया जा सकता है? एलन मस्क की ये सैटेलाइट इंटरनेट सेवा सिर्फ तकनीकी क्रांति है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा गेम छिपा है? आज के शो में हम इसी मुद्दे की तह तक जाएंगे, एक्सपर्ट से बात करेंगे और जानेंगे कि यह डील भारत के साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल फ्यूचर पर क्या असर डाल सकती है। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए एयर मार्शल ओपी तिवारी, रक्षा विशेषज्ञ, थोड़ी देर में जुड़ेंगे। एसडी सक्सेना, कम्युनिकेशन एक्सपर्ट, सनी नेहरा, लीगल एक्सपर्ट, और मेहमानों का एक बड़ा पैनल के साथ साथ दर्शक भी हमारे साथ कनेक्ट है। मैं इस वक्त पहले सनी नेहरा का रुख करें, जो कि लीगल एक्सपर्ट हैं। सनी जी, क्या लगता है आपको, जो डील हुई है, फ्यूचर में अगर एलन मस्क भारत को भी कहें कि वो एक बटन दबाकर भारत के कम्युनिकेशन सिस्टम को डेंट कर सकते हैं, तो फिर क्या होगा? देखिए, ये सब इस बात पे डिपेंड करता है कि ये सर्विसेज कहाँ कहाँ स्केल करती हैं। पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि जो अभी कंपनीज का, जो इन कंपनीज का मेन एजेंडा रहेगा, जो टाई अप कर रही हैं, वो ये है कि उन हिस्सों को पहले कवर करें, उन इंडिया के पार्ट्स को जहां अभी तक इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचाना थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल था, बहुत ही ज्यादा जो रिमोट एरियाज हैं। और फिर एक और जो हमें चीज को देखना पड़ेगा गवर्नमेंट को भी, कि इसका बैकअप प्लान क्या हो। स्लोली पैरेलल में जो इसरो जैसी कंपनीज हैं और उनको हमारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ मिलके एक बैकअप प्लान बनाना पड़ेगा उसका, राइट? कि जैसे उनके पास लियो हैं जो लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स हैं, वैसे ही हमें सैटेलाइट्स बढ़ानी पड़ेंगी लो ऑर्बिट में, राइट? ताकि एक बैकअप प्लान हो, वो यूक्रेन वाला काम हमारे साथ ना हो। तो अब एक और चीज हमें समझना है कि इंडिया का जो नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफी अच्छा है, वो इतना पुअर नहीं है जो कुछ कंट्रीज का। हमारा इंटरनेट कनेक्टिविटी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कुछ ही एरियाज हैं जहां पे वो काफी वीक है। तो वो चीज करना एग्जैक्टली जैसे वो यूक्रेन को धमकी दे रहे हैं, दो चीजें, इंडिया में दो चीजें प्रैक्टिकल नहीं होगी। नेहरा जी, इसमें दो चीजें हैं। पहली चीज तो ये कि अभी आप देखते होंगे कि कहीं भी सिचुएशन भारत के अंदर थोड़े से आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं या कोई सेंसिटिव मामला होता है, हम पहला काम ये करते हैं, हम इंटरनेट शट डाउन करते हैं। इसलिए करते हैं जिससे कि अफवाह ना फैले, इंटरनेट का गलत इस्तेमाल ना हो और गलत जानकारी स्प्रेड होने से हम रोक लें। दूसरा पहलू ये है कि ये हम इसलिए कर पाते हैं क्योंकि कंट्रोल हमारे हाथ में। आज की तारीख में अगर भारत सरकार को, गूगल को, फेसबुक को, व्हाट्सएप को, इंस्टाग्राम को कुछ कहना होता है या कोई जानकारी मांगनी होती है तो लीगल रूट से जाना पड़ता है, और उसमें भी हफ्तों और महीनों का वक्त लगता है। कई बार तो यह कह के डिनाई कर दिया जाता है कि यह निजता के अधिकार का उल्लंघन है, राइट ऑफ प्राइवेसी का उल्लंघन है। तो यह कंट्रोल क्या अमेरिका के हाथ में देना ठीक है? मैं इस पर आपसे सवाल जानना चाह रहा था जी, लीगली कितना राइट है? एग्जैक्टली देखिए, अब यहाँ पे ना कई पहलू हैं इस चीज के। जो सबसे बड़ा पहलू है, जैसा कि आपने कहा, वो ये है कि अब जैसे हमने जो डाटा प्रोटेक्शन एक्ट बनाया है नया, डीपीडीपी, राइट जी, तो जो हमारा पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट है, उसमें वो बनाया ही बेसिकली इसलिए गया था कि इंडिया का डाटा इंडिया में रहे, राइट? मेन चीज। और जो नोडल ऑफिसर्स हो उसके लिए वो डाटा देना फिर गवर्नमेंट को इजी हो जाए, क्योंकि वो इंडिया में ही है। ऐसा नहीं है कि हमें कैलिफोर्निया तक वो हम एक नोटिस जा रहा है पुलिस का, वो लोग अप्रूव करते हैं तब जाके कोई डाटा आता है। लेकिन अब ये कंपनीज वहां भी एक्सेप्शंस मांग रही हैं। अब देख रहे हैं कि उसमें एक क्लोज है एक्सेप्शन का भी, हमारे जो डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट, राइट? कि इन कुछ जो बड़ी कंपनीज है वो ट्राई कर रही हैं कि उन सबको ना एक्सेप्शन मिल जाए कि वो डाटा इंडिया से बाहर भी रख पाए। अब वो चीज एक थोड़ा सा कंसर्निंग। अब वही चीज अगर कल को स्टारलिंक भी कर लेता है, वो डाटा बाहर रखना चाहता है, फिर जो एजेंसीज है उनको वो डाटा मांगने में जो प्रॉब्लम होगी वो बहुत बड़ा कंसर्न बन जाएगा। और उससे तो फिर जो एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट भी बन जाएगा कि इंडिया का डाटा इंडिया से बाहर रखा गया है।
तो वो आपकी बात बिल्कुल सही है कि जो भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है वो पहले ही, इवन जो सोशल मीडिया कंपनीज हैं इनसे बहुत ज्यादा परेशान है। इनके जो नोडल्स हैं वो बहुत लेट रिप्लाई करते हैं या कई केसेस में रिप्लाई भी नहीं करते हैं। तो वो एक सही में एक कंसर्न है। दूसरा, एक जो दूसरा कंसर्न है इसी चीज को लेकर वो ये है कि ऐसा ना हो कि जैसे जो बॉर्डर एरियाज हैं जो बहुत ज्यादा रिमोट है वहां पे हमारी आर्मी यूनिट्स वगैरह इस पर ज्यादा डिपेंडेंट हो जाएं स्टारलिंक पर, और कल को अगर हमारा कुछ मैसअप होता है चाइना के साथ या किसी और नेबरिंग नेशन के साथ, और उस टाइम हमें धमकी मिलने लग जाए कि आपने तो कोई बैकअप प्लान ही नहीं बना रखा, आपके तो सब लोग स्टारलिंक यूज कर रहे थे, हम तो इसे डिसरप्ट कर सकते हैं। तो वो चीज एक सेकंड कंसर्न है यहाँ पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट आप बात कह रहे हैं। एक और चीज मैं आपसे जल्दी से समझना चाह रहा था, लीगली ये मामला कैसे कहां टिकअप किया जा सकेगा? लीगली देखिए, पहले भी स्टारलिंक ने कोशिश की थी, राइट? तो उनको लाइसेंस नहीं मिला था, राइट? ऐसा नहीं है कि वो पहली बार ट्राई कर रहे हैं, पहले भी उन्होंने ट्राई की तो उनको लाइसेंस नहीं दिया गया था। अब वो फिर से ट्राई करेंगे तो गवर्नमेंट देखेगी कि ये हमारे नेशन सिक्योरिटी के लिए कितना ठीक है, जो ये इक्विपमेंट्स हैं ये कितने सिक्योर हैं, क्या चीजें। अभी उसमें वो गवर्नमेंट का एक डिसीजन होगा जिसके काफी चीजें गवर्नमेंट वहां पे ध्यान में रखेगी, तब गवर्नमेंट उसको अप्रूव करेगी। और लीगली कहें तो उसमें फिर वही आएगा कि लोगों का जो कंसर्न होगा लीगलिटी के लिए वही होगा कि हमारा डाटा रखा कहाँ जा रहा है, वो इंडिया में है, इंडिया से बाहर है, और लॉ एनफोर्समेंट को अगर चाहिए तो वो डाटा कैसे एक्सेस करेंगे। अगर लॉ एनफोर्समेंट को कोई पार्टिकुलर एरिया में सेंसरशिप चाहिए, मान लीजिए राइट हो जी गया। ठीक है। एसडी सक्सेना इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कम्युनिकेशन एक्सपर्ट, और ओपी तिवारी सर भी हमारे साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तिवारी सर, क्या एलन मस्क के हाथ में इंटरनेट देना सेफ है, सिक्योर है? और चूंकि हमारे देश में कई तरह से कई बार कोशिशें की जाती रही प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की, ऐसे में एलन मस्क पर भरोसा किया जा सकता है, खासकर कम्युनिकेशन के मामले में, डिजिटल एक युग जिसमें हम जा रहे हैं उस दरमियान? देखिए, जहां तक टेलीकम्युनिकेशन लिंक है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द वॉर एंड द पीस एंड शांति के टाइम। तो जहां तक इसका अगर स्पीड और बाकी बेनिफिट है कमर्शियल यूज के लिए, दे हैव टू डिसाइड, गवर्नमेंट को डिसाइड करना पड़ेगा क्या करना है, रेट इससे कम होगा कि ज्यादा होगा। लीगल पॉइंट तो मैडम ने भी अच्छी तरह कवर कर दिया, लेकिन फ्रॉम डिफेंस पर्सपेक्टिव से मैं कहना चाहूंगा, यू कैन नॉट रिलाई ऑन ए प्राइवेट एनी वेंडर, इवन अमेरिका एज कंट्री एज सच। डिफेंस के लिए वी हैव टू बी सेल्फ डिपेंडेंट। हमें इनके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता कि कब ये स्विच ऑफ कर दें, और उसका क्या नतीजा इतना भुगतना पड़ेगा कि हम अभी यूक्रेन को कहा था ना सर, तिवारी सर, अभी आपको याद होगा यूक्रेन को कहा था कि अगर हमने एक बटन दबा दिया तो यूक्रेन की फ्रंटलाइन तबाह हो जाएगी। तो उस पॉइंट पर मैं आ रहा हूं, आई एम कमिंग बैक टू दिस पॉइंट वाली। देखिए, ये हम यूक्रेन में भी देख चुके। यूक्रेन और रशिया की जो लड़ाई हुई, पहले बिकॉज इन्होंने अच्छे इंटेलिजेंस इनपुट दिए, जिसकी वजह से रशिया को स्ट्राइक करते रहे, रशिया के मिसाइल्स को भी और डिस्ट्रॉय करते रहे, हम रशिया के फायर ब्रिगेड्स को भी किया। लेकिन जैसे ही इन्होंने अपना ये हाथ खींच लिया है, इनपुट देना बंद कर दिया है, मैं ये नहीं कह पा रहा हूं कि पूरा 100% बंद कर दिया, लेकिन काफी लेवल तक कम हो गया है। उसका नतीजा आपने देखा कि जितनी रशिया की मिसाइल्स लॉन्च हुई, सारे जहां भी टारगेट किया था सब जगह पिन पॉइंट स्ट्राइक हुआ, और प्लस रशिया को कोई मेजर नुकसान नहीं हुआ, अदरवाइज खाली ड्रोन अटैक की वजह से जी, बाकी कोई नुकसान नहीं हुआ। और ये इनका काफी असर पड़ रहा है। पिछले 2-3 हफ्ते से हम देख रहे हैं कि रशिया पूरा डोमिनेट कर रहा है, और रशिया मतलब कि पूरा, हमें कारपेट बॉम्बिंग कहते हैं मिलिट्री लैंग्वेज में, तो ऐसा नहीं कर रहा है, लेकिन वो डेडिकेटेड आइडेंटिफाइड और प्रिसाइशन और स्ट्रेटेजिक टारगेट डिस्ट्रॉय कर रहा है, एंड उसमें उसकी एफिशिएंसी, मतलब किल कैपेबिलिटी और एफिशिएंसी जो है, स्ट्राइक रेट है, ये नियरली 100% हो गया है, जस्ट बिकॉज कि उनका जो इंटेलिजेंस इनपुट था अमेरिका से या एलन मस्क से डायरेक्टली जो मिलता था वो बंद हो चुका है। इसका महत्व तो आप सभी, सारी जनता सभी समझ चुके हैं कि इसका कितना महत्व है, इंटेलिजेंस का और कम्युनिकेशन का कितना ज्यादा महत्व है, बहुत ज्यादा महत्व है अभी। तो इसमें हम एक किसी के ऊपर भरोसे करना, जैसे हमने 1971 वी कैन नॉट फॉरगेट, 1971 हम भूल नहीं सकते जब अमेरिका की 7th फ्लीट पाकिस्तान की हेल्प में आ गई थी। वो गनीमत थी कि रशिया की पनडुब्बी हमारे पास, यानी कि कुल मिलाकर तिवारी सर, अगर मोटी मोटी बात कहें तो अमेरिका पर भरोसा करना कम्युनिकेशन के मामले में ठीक नहीं हुआ, लेकिन अब इसमें देखना होगा कि डील क्या हुई है, और बागडोर भारत के हाथ में रहनी चाहिए। वो जो बटन जिसकी बात एलन मस्क कह रहे हैं, वो बटन हमारे पास होनी चाहिए, वो हम डिसाइड करेंगे वो बटन कब दबाना और नहीं दबाना। एसडी सक्सेना हमें कम्युनिकेशन एक्सपर्ट ज्वाइन कर रहे हैं, उनके पास चलते हैं। सक्सेना साहब, आपको क्या लगता है, क्या भरोसे के लायक हैं? 2-3 चीजें जिन्हें हमें समझना पड़ेगा। एक तो जो स्पाइंग की बात हो रही है,
हमारी सारी डेटा, हमारी सारी चीजें अभी भी अमेरिका के पास है। गूगल है आपके पास, माइक्रोसॉफ्ट है आपके पास, सारी जो कंपनियां हैं उनसे आपकी कनेक्टिविटी है। तो जो ये एक भ्रामक विचार है कि साहब हमने अपने सारे डेटा को सेफगार्ड कर रखा है, वो शायद बहुत सही नहीं है। दूसरी चीज ये है कि जो स्टारलिंक है, स्टारलिंक एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका अंग्रेजी में जिसको कहते हैं इट इज एन आइडिया हुज टाइम हैज कम नाउ। इसके पहले भी बहुत प्रयास हुए थे। पहले एक इरिडियम सैटेलाइट बना था जिसमें कि 82 सैटेलाइट से सारी दुनिया को मैप कर लिया गया था। तो अब जो सैटेलाइट है वो तो ऊपर है, 36,000 किलोमीटर पे है, या ये सैटेलाइट थोड़ा नीचे है, ये भारत को या सारी दुनिया के देशों को देख रहे हैं। तो अमेरिका के पास जो सैटेलाइट है या रशिया के पास है और भारत के पास भी जो है, वो सारी जो जासूसी जिसको आप कहते हैं वो तो अभी भी हो रही है। सवाल ये है कि जो दूर दराज के इलाकों में अगर ये इंटरनेट देते हैं तो जहां पे की कनेक्टिविटी नहीं थी वहां पर कनेक्टिविटी आएगी। अब इसमें एक बड़ा सवाल है कि जो लोगों के मन में शंका है कि भाई जासूसी हो जाएगी, हमारा डेटा चला जाएगा, उसका भी प्रावधान है। तो जो मंत्रालय है, संचार मंत्रालय ने कहा है कि भाई अगर आपको इसको खोलना है तो वहां पे आपको गेटवेज बनाने पड़ेंगे। जो सैटेलाइट के गेटवेज हैं, अगर ये गेटवे बना देते हैं, भारत संचार मंत्रालय ने जो बातें कही हैं, अगर संचार मंत्रालय की ये बात मान लेते हैं तो मैं समझता हूं कि इस टेक्नोलॉजी से फायदा होगा। टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा नियम ये है कि जिसको कहते हैं डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी। स्टारलिंक की टेक्नोलॉजी एक डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी है और इसमें क्या होगा कि ये बहुत सस्ते में ब्रॉडबैंड दे देंगे लोगों को। तो जो अभी जो कंपनियां हैं उनके मन में एक बहुत बड़ी शंका है कि उनके धंधे का क्या होगा या उनकी जो अर्थव्यवस्था है उस पर क्या होगा। तो इन सब बातों को विचार रखते हुए अब अगर हम इसमें जो सावधानियां बरतनी अगर वो बरत लें तो ये हो जाएगा। स्टारलिंक को रोकना अब बहुत संभव नहीं लग रहा है मुझे, क्योंकि जब एयरटेल इतनी बड़ी कंपनी ने उनसे समझौता कर लिया है और एयरटेल ये कह रहा है कि उनके हैंडसेट को वो बेचेगा, तो आप उसको रोकोगे कैसे? मुझे जितने भी एक्सपर्ट हैं उनसे ये जानना चाहिए कि भाई इसको रोकोगे कैसे? सैटेलाइट तो ऊपर है आसमान में, वो आपकी सारी चीजें देख रहा है और वो सिग्नल भी भेज रहा है। अगर आप जी अपना देंगे तो वो बात बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। एक और बात मैं बताना चाहता हूं आपको कि पहले एक सैटेलाइट आया था जिसका नाम था थुरैया। अरब के देशों ने उस सैटेलाइट को बनाया था और वो भारतवर्ष में उसका फुटप्रिंट जिसको कहते हैं जहां पे उसके सिग्नल आ सकते थे, भारत में भी आते थे। भारत सरकार ने उनको परमिशन नहीं दी, लेकिन हुआ क्या कि जितने भी जो टेररिस्ट लोग थे और जिस तरह के जो आतंकवादी थे वो उनके हैंडसेट का उपयोग करने लगे, फिर यहाँ भारतवर्ष में वो पकड़े गए। तो हमको कानूनन एक ऐसी व्यवस्था निकालनी पड़ेगी जिसमें कि स्टारलिंक की जो हमारी शंकाएं हैं उनका समाधान हो सके, लेकिन नई टेक्नोलॉजी को आप आने से रोक नहीं पाएंगे। और विशेष रूप से जबकि एयरटेल जो भारत की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी कंपनी है उसने उससे समझौता कर लिया है, तो अब आपको इन सब बातों पे विचार करना पड़ेगा। एकदम से अगर आप चाहें कि स्टारलिंक को रोक दें तो अब शायद वो बहुत मुझे कठिन लग रहा है। ये बात आपको सोचनी पड़ेगी। नहीं, 31 दिसंबर 2023 तक का डेटा पब्लिक डोमेन में है सक्सेना सर। इसमें लिखा हुआ है कि 23 उपग्रह लियो यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट में इंडिया के हैं और 29 उपग्रह जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट यानी कि जियो में। क्योंकि हमारे भी सैटेलाइट हैं। क्या हम ऐसा हम स्टारलिंक पे डिपेंडेंट क्यों हैं? ऊपर सर हम स्टारलिंक पे डिपेंडेंट क्यों? ऊपर से ऊपर वाला सब देखता है, जैसे वो कहता था ना शाहरुख खान कि ऊपर वाला सब देख रहा है, वो सब दिखाई दे रहा है। अब उसको आप कितना रोक पाएंगे ये आपकी ताकत पे निर्भर करता है, और सैटेलाइट जो घूम रहे हैं स्पेस में उनको आप रोक नहीं पाएंगे। जी तिवारी सर क्या कहेंगे इस पर? नहीं, मैं इनसे बिल्कुल सहमत हूँ। यही मैं कह रहा था कि सिविलियन न्यूज, कमर्शियल न्यूज में ये तो ज्यादा इफेक्टिव होगा, बिकॉज की 7,000 सैटेलाइट्स हैं। पूरे विश्व को, सारे देश को इकट्ठा करके जो तभी भी नहीं है। तो कवरेज पॉइंट ऑफ व्यू से रिमोट एरिया में बहुत ही आराम से पहुंच सकता है, लेकिन एक ही प्रॉब्लम है, वी हैव टू बी वेरी सेलेक्टिव अबाउट द डिफेंस यूज। वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क है। आई एम श्योर गवर्नमेंट इज वर्किंग एट इट। सर हमारे देश में डाइवर्सिटी है, लेकिन हमारे देश में एक और इशू है कि कहीं कहीं किसी बात पर माहौल बहुत टेंस हो जाता है और उसके बाद हम इंटरनेट बंद करते हैं, मोबाइल सेवा बंद करते हैं, जिससे कि अफवाह ना फैले, सिचुएशन कंट्रोल हो जाए। लेकिन जब स्टारलिंक का इंटरनेट होगा तो क्या हम इसको कंट्रोल कर पाएंगे? पंजाब के लोगों का